ओके, तो प्रीलिम्स का ट्राइडेंट जो साल भर हमने कैरी किया है उसको अब रैपिडली हम रिवाइज करने वाले हैं। जो जो टेक्स्ट प्रीलिम्स की टर्म्स में हमने देखे अब उसको हम रिवाइज करेंगे। आपके इनपुट्स पहले मैं जो भी बोर्ड पे शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किए गए हैं पहले हम उसको देखेंगे और उसके बाद में आपके इनपुट्स लेंगे। तो कोशिश यही रहेगी कि हम जो भी टॉपिक कवर कर रहे हैं उसमें से कुछ भी छूटे नहीं, और वो टॉपिक्स पूरी तरीके से जो साल भर करंट अफेयर्स में काफी हॉट रहे हैं उस पर पूरा फोकस रखते हुए हम खत्म करेंगे। तो आज के दो टॉपिक्स हैं और टारगेट 15 से 20 मिनट मैक्सिमम। तो आज के जो दो टॉपिक्स हैं वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और शेड्यूल 10th। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे छोटा टॉपिक कर लेते हैं, शेड्यूल 10th। क्यों आया था ये न्यूज में इस साल? क्योंकि इस बार हॉर्स ट्रेडिंग की बात बहुत छिड़ी थी, और हॉर्स ट्रेडिंग के साथ में ये रूल नंबर 6, ये जो बार बार इसका नाम लिया जा रहा है, ये रूल नंबर 6, इस रूल नंबर 6 के बारे में काफी बार न्यूज में आया कि ये रूल नंबर 6 क्या है। तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ सबसे पहले आप इसके बेस पे जाएंगे कि शेड्यूल 10 किस बारे में है। शेड्यूल 10 है डिफेक्शन के बारे में। डिफेक्शन के बारे में आपने पॉलिटी में पढ़ा हुआ है। मैं बेसिक्स पे बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूं कि आपको वो डिफेक्शन और इस तरह की कुछ जो टर्म्स हैं वो आती हैं, और इसमें हम रिवाइज कर रहे हैं, रैपिडली रिवाइज कर रहे हैं हमारे सिलेबस को। सबसे पहली बात, शेड्यूल 10 इट डील्स विद व्हाट? द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज एंड एमएलएस। याद रहेगा? तो जब ये डिफेक्ट करते हैं अपनी पार्टी और लॉयल्टीज से, अगर डिफेक्ट करते हैं तो इसकी जगह पे आता है हमारे पास में शेड्यूल 10th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच डील्स विद द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज एंड एमएलएस। अल्टीमेट अथॉरिटी कौन है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के केस में? स्पीकर। और एमएलएस के केस में भी अब राज्यसभा होता है तो वहां पे चेयरमैन होता है हमारे पास में, और लेजिस्लेटिव असेंबली के केस में अगर स्पीकर है तो लेजिस्लेटिव असेंबली, और काउंसिल है तो चेयरमैन। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है। नाउ क्या इसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है? मैं आपको इन टेक्स्ट में से जो हाईलाइट कर रहा हूं सिर्फ वो पॉइंट्स आपको प्रीलिम्स में याद रखने के लिए होंगे। सबसे पहले हमने क्या लिखा? एमपीज एंड, दूसरा अल्टीमेट अथॉरिटीज स्पीकर या चेयरमैन। जुडिशियल रिव्यू हो सकता है? बिल्कुल साहब, जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल है। द रूल विच वॉज बीइंग चैलेंज्ड इन द कोर्ट, बट पहले इसका जुडिशियल रिव्यू के लिए बातचीत नहीं थी, लेकिन करंट प्रोविजंस कहता है कि जुडिशियल रिव्यू परमिसिबल है। नाउ इसके लिए रूल्स कौन बनाएगा? जो एंटी डिफेक्शन लॉज को एग्जीक्यूट करने के लिए जो रूल्स जरूरी हैं उस रूल्स की अथॉरिटी किसके पास है? याद रखना, अल्टीमेट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी और रूल मेकिंग पावर्स किसके पास है? ठीक है, अब इन पूरे टेक्स्ट में से हमको कितने वर्ड्स निकालने हैं? दैट्स इट। जहां जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता लिख के काट दो, याद रहेगा। कुछ केसेस के नाम। अब यहां से क्वेश्चन क्या बन सकता है? ट्राइडेंट का पढ़ाने का मकसद यही है, ऐसा नहीं है कि ये आपके टेक्स्ट बुक्स में नहीं दे रखा है। ट्राइडेंट पढ़ाने का मकसद ये है कि जो पढ़ाया जा रहा है आप उसमें से एंटिसिपेट करो कि क्वेश्चन कैसे बन सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ केसेस के नाम दिए गए हैं, इनके डॉक्यूमेंट्स आपको डेली ग्रुप्स पे अपलोड हो रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे एक केस कोहितो होलोहन केस है, दूसरा केस रवि नायक केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया,
फिर तीसरा केस श्रीमद बाला साहेब पाटिल वर्सेस ऑनरेबल स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज इन कर्नाटका 2019 एंड नेक्स्ट इज केशम मेघाचार सिंह केस इन 2020। अब हो सकता है एक पैटर्न ऑफ क्वेश्चन आ रहा है, मैच द फॉलोइंग। इनमें से किसी एक केस का नाम दे देगा और ये लिख देगा दिस केस डील्स विद डिफेक्शन ऑफ एमएलएस। फिर दूसरा केस एसआर बोमाई लिख देगा, तीसरा केस केशवानंदा भारती लिख देगा और आपको मैच द फॉलोइंग करने के लिए दे देगा। फिर यहां दे देगा विच वन ऑफ द पेयर इज करेक्ट। अब आपको ये चीज इसमें पकड़ना जरूरी है कि केस का मैक्रो कंटेंट क्या है, किससे डील कर रहा है, डिफेक्शन से। अब बात करते हैं माइक्रो की। आप माइक्रो का मतलब इस टेक्स्ट के अंदर जाएंगे आप तो कोई तो होल वालन केस में क्या बोला गया, दैट द सुप्रीम कोर्ट एंटी डिफेक्शन लॉ विल बी वैलिड एंड मेड द स्पीकर्स ऑर्डर सब्जेक्ट टू द जुडिशियल रिव्यू ऑन लिमिटेड ग्राउंड्स। तो इसका मतलब क्या है, पढ़ना सिखा रहा हूं चीजों को मैं आपको, ये सब अपनी जगह ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एंटी डिफेक्शन लॉ अपहोल्ड करा है, ये सब कोर क्या है कि जुडिशियल रिव्यू, आपको सिर्फ जुडिशियल रिव्यू पे फोकस करना है और याद रखना है कि कोई तो होलोलन केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, दैट देयर कुड बी अ जुडिशियल रिव्यू ऑफ इट। रवि एस नायक केस, मुझे एक वर्ड पकड़ के बताओ कि इसकी थीम कहां से निकल के आएगी। The Supreme Court held that a member who has publicly expressed opposition to his party or support of another party is deemed to have। तो मैंने यहां अज्यूम कर लिया कि अगर किसी ने अपनी पार्टी के अगेंस्ट में जाके कोई स्टेटमेंट दिया है तो यहां पे आर्टिकल 19 नहीं एप्लीकेबल हो रहा, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो यू एज अ पार्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या किसी भी पार्टी के मेंबर आप हैं तो आपको अपनी पार्टी के पॉलिसी डिसीजंस को सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर श्रीमद बाला साहेब पाटिल 2019 में केस हुआ, क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने, दैट फ्लोर टेस्ट एंड डायरेक्टेड द स्पीकर टू डिसाइड ऑन द डिस्क्वालिफिकेशन पिटिशन ऑफ रिबेल एमएलएस विद इन द। सबसे चीज इंपॉर्टेंट मैंडेटरी क्या है, एक तो आपको फ्लोर टेस्ट करना है, पॉइंट नंबर 1, और वो भी यहां पे वो लिख देगा दैट देयर इज नो टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब्ड। हर स्टेटमेंट को पढ़ते समय ये दिमाग लगाओ कि यहां पे वो पलटेगा कैसे। अब फ्लोर की जगह एयर टेस्ट तो कर नहीं सकता, तो फ्लोर टेस्ट की टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब की गई है, विद इन अ टाइम लिमिट सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, तो वो यहां पे पलटेगा कि यहां पे टाइम लिमिट दी ही नहीं गई है। आपको याद होना चाहिए टाइम लिमिट दी है, एंड केस कौन सा था, बाला साहेब पाटिल केस, ठीक है। हाँ जी, एक एक चीज बस, सिंपल, ज्यादा दिमाग नहीं, मैं आपको टेक्स्ट में से कंटेक्स्ट निकालना बता रहा हूं। कौन से अमेंडमेंट से ऐड हुआ, राजीव गांधी के टाइम, सिंपल। जुडिशियल रिव्यू हो ही सकता है, वो तो हमने ऊपर देख ही लिया, और कौन से केस में बोला जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, अभी अभी पढ़ा। अब यहां पे इसको याद करने का एक और तरीका है, बिकॉज इट इज सेड इन व्हाट केस, यस। अब इससे केस भी याद हो गया और जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, वो भी याद हो गया मुझे। लेजिस्लेटर कैन बी डिस्क्वालिफाइड इफ शी और शी गिव्स अप पार्टी मेंबरशिप और डिसोबेज द पार्टी व्हिप। अभी ऊपर पढ़ा हमने,
अभी केस का नाम पड़ा, ठीक है, तो आप डिसोबे करते हो, पार्टी के अगेंस्ट में स्टेटमेंट देते हो, तो आपको क्या मानेंगे? क्या आप डिफेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। इसमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है 1/3 और 2/3 का। 1/3 ऑफ द मेंबर्स अगर करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं हम, और 2/3 करते हैं तो मर्जर परमिटेड है पर स्प्लिट परमिटेड, इसको बोलते हैं डिफेक्शन, और ये डिफेक्शन नहीं होता। अब मुझे इतनी बड़ी बड़ी चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ 1/3 और 2/3 याद रखना है। 1/3 स्प्लिट, स्प्लिट इज अ डिफेक्शन, 2/3 मर्जर, मर्जर इज नॉट अ डिफेक्शन। हाँ जी, अगर आप किसी भी वोटिंग से एब्सटेन कर देते हैं या आप एब्सेंट रहते हैं विदाउट द प्रायर परमिशन ऑफ द पार्टी, तो क्या इसको मैं डिफेक्शन में कंसिडर करूंगा? लेजिस्लेटर कैन चेंज पार्टीज विदाउट डिस्क्वालिफिकेशन इफ, ये तो मर्जर वाली बात है, पर क्या मेरे वोटिंग के लिए, अगर मैं वोट कर रहा हूं, तो वोट अगर मैंने पार्टी लाइंस पे नहीं किया, पार्टी व्हिप होता है, अगर मैंने वोट पार्टी लाइंस पे नहीं किया, तो क्या वो डिफेक्शन की तरह ट्रीट किया जाएगा क्या? पार्टी व्हिप के अगेंस्ट में जाना डिफेक्शन होता है। आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस, आप जब तक पार्लियामेंट के बाहर हैं वो तब तक है, अंदर आने के बाद में आप एक पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप एक पॉलिटिकल सेटअप के हिस्सा हैं, आपको उस मैंडेट को, आपको उस लाइंस को फॉलो करना होगा। विद द परमिशन ऑफ पार्टी आप कुछ भी कर सकते हैं। हाँ जी। अब कमिटीज में हमको कहां तक जाना है? हमको कमिटीज में सिर्फ नाम तक जाना है। अब लॉ कमीशन सबके बारे में सब कुछ बोलती है, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। नेशनल कमीशन टू रिव्यू फॉर द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी कुछ ना कुछ तो हर सब्जेक्ट के बारे में बोलेगी क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात कर रही है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि दिनेश गोस्वामी कमेटी वो किस लिए थी, किस बारे में बात करी। अब यहां पे ये जो कंटेंट है ये आपके मेंस में काम आएगा, मतलब माइक्रो कंटेंट। लेकिन दिनेश गोस्वामी कमेटी किससे रेलेवेंट है, ये आपके प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनेगा। अगेन मैच द फॉलोइंग, पढ़ते समय ऐसे फिल्टर आउट करो चीजों को। एक छोटा सा पीवाईक्यू हमारे सामने था, ये आपको डॉक्यूमेंट में प्रोवाइड कर दिया गया है। ऐसे टीजर्स आपको डॉक्यूमेंट में मिलते रहेंगे, पूरा पढ़ो और उसके बाद में इसको सॉल्व कर दो। मेरी आपसे दरख्वास्त रहेगी कि जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो उसका स्टैटिक मटेरियल, चाहे वो अपने लक्ष्मीकांत से हो, स्पेक्ट्रम से हो या आपके नोट से हो, एक एक टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में मैं आपको बताते जा रहा हूं, आप अपने वो छोटे छोटे टुकड़ों को कवर करते जाओ, आपका सिलेबस ऐसे खत्म हो जाएगा। चलिए, सेकंड टॉपिक, आज के डे का सेकंड टॉपिक, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्यों? क्योंकि यहां पे ट्राइडेंट में जुलाई में हमने पढ़ा था कि शिवसेना का पार्टी सिंबल्स के लेके डिस्प्यूट हो रहा है, एकनाथ शिंदे जी और उद्धव ठाकरे जी। शिवसेना किसकी है? अब यहां पे डिफेक्शन भी आया और यहां पे इलेक्शन कमीशन का रूल भी आया। शिवसेना जिसने खड़ी करी उसको पार्टी का सिंबल नहीं मिला, या जो मांग रहा है जिसके पास में स्ट्रेंथ है उसको दे देना चाहिए। तो यहां पे इलेक्शन कमीशन का बहुत बड़ा रोल आया था। सो इलेक्शन कमीशन का क्या रोल होता है ये हम कॉन्स्टिट्यूशनली जानते हैं। अब इलेक्शन कमीशन क्या है सबसे इंपॉर्टेंट, ये तो हम रोल की बात करेंगे, लेकिन रोल से पहले हम देखेंगे इलेक्शन कमीशन के बारे में। इलेक्शन कमीशन फर्स्ट ऑफ ऑल कब स्टैब्लिश्ड हुआ था? आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए किसी बॉडी के बारे में कि वो स्टैट्यूटरी है या
कॉन्स्टिट्यूशनल है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये डेट जरूरी नहीं है आपके लिए। किस किस के इलेक्शन कंडक्ट कराती है, आपको बस याद रखना है, एमपीज एंड, कंफ्यूजन यहां क्रिएट करेगा वो आपको। आपको लगेगा स्टेट के इलेक्शंस है, ये तो स्टेट इलेक्शन कमीशन तो नहीं करा रही है, लेकिन स्टेट इलेक्शन कमीशन पंचायती राज के इलेक्शंस कंडक्ट कराता है, थर्ड टीयर के लेवल के इलेक्शंस कंडक्ट कराता है। इसके अलावा प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस कौन कंडक्ट करा रहा है? तो हमको याद क्या करना है, पी, वीपी, एमपी, एमएलए, चार वर्ड याद रहेंगे क्या? तो हटा दो फिर इसको। इसके इलेक्शन कौन कंडक्ट कराता है? हटा दो इसको। टुकड़ों में लिखो, एक एक वर्ड में लिखो, इन सब चीजों को एक एक वर्ड में समराइज करके ले आओ। हाँ जी, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन सबसे इंपॉर्टेंट, आज तक आया नहीं है पर शायद कभी आ जाए। पार्ट 15 काम आएगा जब भी इलेक्शन का क्वेश्चन लिखोगे, मेंस में लिखोगे, तो पार्ट 15 आर्टिकल 324 टू आर्टिकल 329 टॉक्स अबाउट व्हाट, इलेक्शन कमीशन। पढ़ रहे हो तो याद कर लो। कैसे याद करना है इसको, दिमाग में एक बस इमेजिन करो, ठीक है? बस के शीशे पे लिखा हुआ है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आगे ये जो नंबर प्लेट है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। पार्ट कौन सा है, 15। आगे की नंबर प्लेट में कुछ अलग नंबर था और पीछे की नंबर प्लेट में कुछ अलग नंबर था, इसीलिए हमारे लिए पिक्यूलियर हो गया, क्योंकि आगे लिखा था 300 और पीछे लिखा था, तो जिस भी गाड़ी का नंबर प्लेट आगे पीछे डिफरेंट होता है तो अटेंशन कैच करता ही है। तो यहां से यहां तक क्या होगा हमारे बीच में, अंदर बैठे हुए लालू प्रसाद यादव जी और बाकी जितनी भी सस्पेंडेड एमपीज हैं। तो जिंदगी में नहीं भूलोगे, 324 से 300, पार्ट 15। वेरी गुड। अब हमको सिर्फ उन चीजों पे फोकस करना है जहां से क्वेश्चन बन सकता है। लेट मी टेल यू, यहां से क्वेश्चन नहीं बनेगा, यहां से भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। इम्प्लिसिट है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, ये सब ठीक है, ये हमको पता है। अभी हमने पढ़ लिया एमपी, एमएलएस, वी, वीपी, चार ही चीजों में इलेक्शन कंडक्ट करा रहा है, बेस्ड ऑन व्हाट, अडल्ट फ्रेंचाइजी। अब आर्टिकल 326 के अंदर अडल्ट फ्रेंचाइजी मेंशन्ड है, यहां फंस सकते हो। आर्टिकल 326 में अडल्ट फ्रेंचाइजी मेंशन्ड है, और इसके अलावा कहां है, ये रेफरेंस नहीं मिलेगा। इसीलिए ये तो हमको पता था कि एमपी है और एमएलएज है, लेकिन अडल्ट फ्रेंचाइजी कहां मेंशन्ड है, 326 के अंदर। अडल्ट फ्रेंचाइजी इज, ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि हमको पता है एमपी पढ़ लिया, एमएलए पढ़ लिया, वी पढ़ लिया, वीपी पढ़ लिया, तो हमारे लिए रिडंडेंट है। क्वेश्चन बनेगा आर्टिकल 329 से। आपसे मैं जरूर दरख्वास्त करूंगा, लक्ष्मीकांत में जाके इससे रिलेटेड प्रोविजंस पढ़िए। यहां लिखा है इट बार्स द इंटरफेरेंस बाय कोर्ट इन इलेक्टोरल मैटर्स। तो सबसे बड़ी बात, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कैसे होता है, और क्या कभी भी कोई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकती इलेक्शन के मैटर्स में? अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है या जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस का कोई मैटर है जहां पे लॉ के इंटरप्रिटेशन की बात है, क्या तब भी सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर पाएगी?
ये आपको आर्टिकल 329 के एक्सप्लेनेशन में मिलेगा। यहां बार का मतलब ये नहीं है कि कंप्लीट बार है, ठीक है। और इसके साथ भी अगर कोर्ट एजुडिकेट नहीं करता है तो फिर कौन एजुडिकेट करता है? यहां पे क्वेश्चंस आने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। मैं आपको जवाब दे सकता हूं, लेकिन आप पढ़ोगे तो क्लैरिटी आएगी। ये सबसे बड़ा हॉटशॉट है यहाँ पे। इस पूरे इलेक्शन कमीशन के टॉपिक में आपको 326 अडल्ट फ्रेंचाइजी से रिलेटेड है एक, और 329 एडजुडिकेशन ऑफ इलेक्टोरल डिस्प्यूट्स, यहां से क्वेश्चन फंसने की प्रोबेबिलिटी है। इस डायग्राम को याद रखो। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, देन चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, देन असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर या इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, एंड लास्ट में बूथ लेवल ऑफिसर, बीएलओ। इस तरह से हायरार्की होती है। तो आप बूथ पे जाते हो वोटिंग करने, तो वहां पे हाईएस्ट अथॉरिटी कौन है? बीएलओ। बहुत सारे बूथ की अथॉरिटी कौन होता है? ईआरओ। सारे ईआरओ एक डिस्ट्रिक्ट में आ रहे हैं, उसकी अथॉरिटी कौन है? डीईओ, मोस्टली डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है ऐसे केस में। मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स को मिला के एक क्या होगा? सीईओ बनेगा। स्टेट लेवल पे एक ऑफिसर होगा जिसको डिजिग्नेट किया जाएगा कि आप यहाँ पे स्टेट में इलेक्शन कंडक्ट कराने की ड्यूटी इलेक्शन कमीशन आपको सौंपती है, दैट इज सीईओ। और सबसे ऊपर ईसीआई एक मल्टी मेंबर बॉडी है जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और बाकी क्या होते हैं? अब क्वेश्चन आएगा इसमें कि 1+2 तो हमको पता है, ये तो कोई बात ही नहीं है कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और दो इलेक्शन कमिश्नर है। क्वेश्चन आएगा इनके अपॉइंटमेंट और रिमूवल से। तो भाई टेन्योर 6 years, एंड ऐसे याद करेंगे हम इसको, विच एवर इज अर्लियर। रिमूवल कैसे रिमूवल होता है? जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाएगा, वैसे ही किसको हटाया जाएगा? अरे पर बात यहां अपॉइंटमेंट की है। इनके अपॉइंटमेंट में इलेक्शन कमीशन के, याद रखना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की इक्वल अथॉरिटी नहीं होती है। दे एंजॉय डिफरेंशियल स्टेटस। कंट्रोवर्सीज में है इनकी पर्क्स, सैलरीज और स्टेटस किसके बराबर होती है? सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर। लेकिन रिमूवल की अगर बात की जाए तो रिमूवल सिर्फ सीईसी का, मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, उसका रिमूवल सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह होता है, मतलब एक पार्लियामेंट्री प्रोसेस है। लेकिन इलेक्शन कमिश्नर्स का, लक्ष्मीकांत को पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि इनका इलेक्शन कमिश्नर्स जो होते हैं इनका रिमूवल रिकमेंडेशन पे हो जाता है। किसके रिकमेंडेशन पे? सीईसी रिकमेंड करता है तो इनका रिमूवल हो जाता है। तो क्या सीईसी और ईसी इक्वल स्टेटस एंजॉय करते हैं? सैलरी सबकी एक जैसी है, पर्क्स एक जैसे हैं, लेकिन रिमूवल के केस में यहां पे पार्लियामेंट्री प्रोसेस है। किसका? पर ईसीस का। क्या कॉन्स्टिट्यूशन में कोई क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब कर रखी है? कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। बाकी स्टैट्यूटरी कई जगह प्रिस्क्रिप्शंस है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्रिप्शंस ना लीगल है, ना एजुकेशनल है, ना एडमिनिस्ट्रेटिव है, ना जुडिशियल है। कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट स्पेसिफाइड द टर्म ऑफ द मेंबर्स ऑफ इलेक्शन। तो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर किसकी है? चीफ वाले की। क्या फर्दर अपॉइंटमेंट हो सकता है इलेक्शन कमिश्नर्स का? यही तो कंट्रोवर्सी चल रही है। सरकार फेवरेटिज्म में अपॉइंटमेंट्स कर रही है और बाद में बोलती है कि आपको हम इस एवज में दूसरी जगह पोस्टिंग दे देंगे, थोड़ा सा इलेक्शंस को देख लेना। बहुत सारे एलिगेशंस लगाए जाते हैं अपोजिशन पार्टी पे इस वजह से।
हाँ जी। अब ये पावर्स की बात है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी को सिंबल एलोकेट करना, इलेक्टोरल रोल्स, सारे वोटर्स को रजिस्टर करना, डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट डिटरमाइन करना कि कितना टेरिटोरियल एरिया कॉन्स्टिट्यूंसी में रहेगा, कितने बूथ होंगे, कितने लोग होंगे। डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट जो रिकमेंडेशन देती है, या डीलिमिटेशन कमीशन जो रिकमेंडेशन देती है बेस्ड ऑन दिस एक्ट, उसको एग्जीक्यूट करने का काम कौन कर रहा है? पार्टीज को सिंबल्स एलोकेट करने का काम कौन कर रहा है? ये इसीलिए कंट्रोवर्सी में आया था अभी। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कब से लागू होता है? 5 स्टेट में इलेक्शंस हुए हैं इस साल में। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट उसी दिन से एग्जीक्यूट हो जाता है जिस दिन से इलेक्शन कमीशन अनाउंस करता है कि इन इन स्टेट्स में इलेक्शंस होने वाले हैं इस डेट से। तब से एमसीसी, जिसे बोलते हैं हिंदी में आचार, ऑफ कोर्स इलेक्शन शेड्यूल, जनरल इलेक्शंस, बाय इलेक्शंस जितने भी होते हैं, किसी भी तरह का शेड्यूल कौन देखता है? इलेक्शन। हाँ जी। तो ज्यूरिसडिक्शन की बात की जाए, जो एडवाइजरी है, मतलब जहां पे एडवाइस ली जाती है इलेक्शन कमीशन की, या फिर क्वाजाई जुडिशियल फंक्शन जो जुडिशियल नेचर के दिखते हैं, प्रॉपर जुडिशियल नेचर के नहीं है, क्या है वो? सबसे पहली बात, किसी भी पोस्ट इलेक्शन डिस्क्वालिफिकेशन की बात अगर की जाती है, इलेक्शन होने के बाद डिस्क्वालिफिकेशन की बात है, डिफेक्शन की नहीं है, याद रखना। डिफेक्शन की नहीं है, डिस्क्वालिफिकेशन की है। अदर देन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन, अगर इलेक्टोरल ऑफेंसेस की बात है, मैल प्रैक्टिसेस की बात है, तो वहां पे किसका ओपिनियन लिया जाएगा? वहां पे इलेक्शन कमीशन का ओपिनियन लिया जाएगा। द ओपिनियन ऑफ द कमीशन इन सच मैटर्स इज बाइंडिंग। किसके में? प्रेसिडेंट ओपिनियन लेता है, गवर्नर ओपिनियन लेता है, क्योंकि ये एमएलए के केस में लेगा ना, और ये अगर दो पार्टीज डिस्प्यूट में है, स्प्लिट और मर्जर, अरे दिमाग में कुछ मत रखना, शिवसेना रखो बस। अभी डिस्प्यूट हुआ एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे जी के बीच में, इस डिस्प्यूट को सेटल करना है कि ये सिंबल मेरा है, तो वो सेटल कौन करेगा डिस्प्यूट? तो डिस्प्यूट सेटलमेंट करने वाली पावर क्या है? क्वाजाई जुडिशियल पावर। किसी ने अगर इलेक्शन एक्सपेंसेस का अपना बही खाता जमा नहीं करवाया, तो उसको डिस्क्वालीफाई करने का पावर किसके पास है? जुडिशियल पावर है ना, अगेन क्वाजाई जुडिशियल पावर। अगेन लास्ट में आपके पास में एक छोटा सा टीजर 2017 की प्रीलिम से ये दिया हुआ है। अब जब आप इलेक्शन कमीशन पढ़ रहे हो तो आपको याद रहेगा 324 टू 329, पार्ट 15, एलोकेशन ऑफ सिंबल्स, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, डिलिमिटेशंस, अडल्ट फ्रेंचाइजी, ये सब बिल्कुल टिप्स पे आनी चाहिए। एमपी, एमएलए, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, स्टेट इलेक्शन कमीशन, पीआरआई, यूएलबीज। इसके बाद में अपॉइंटमेंट रिमूवल में सीईसी, ईसी, इक्वल स्टेटस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज, बट इन केस ऑफ रिमूवल सिर्फ सीईसी का रिमूवल जो होता है वो पार्लियामेंट्री प्रोसेस के थ्रू होता है। एज 665, क्वालिफिकेशन नॉट प्रिस्क्राइब्ड, नॉट डिबार्ड फ्रॉम अपॉइंटिंग इन फर्दर गवर्नमेंट सर्विसेज, इलेक्शन कमीशन खत्म। इतना सा रिविजन करेंगे डेली बेसिस पे, ठीक है। आपकी तरफ से कोई इनपुट्स, कुछ रह गया बताओ? यस। वेरी गुड। हाईलाइट करो, पॉइंट को वापस हाईलाइट करो। इलेक्शन सिंबल ऑर्डर्स रिजर्वेशन एंड एलोकेशन अलॉटमेंट ऑर्डर 1968, इसके अंदर में पार्टीज को सिंबल एलोकेट किया जाता है। लेकिन
गवर्न द रजिस्ट्रेशन एंड डेजिग्नेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एज स्टेट एंड नेशनल पार्टीज ऑल्सो। आपने जो इस वक्त पॉइंट ऐड की इसमें बहुत जरूरी है कि एनिमल्स को सिंबल एलोकेट, एनिमल्स का सिंबल एलोकेशन नहीं हो सकता है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को एनिमल्स का सिंबल एलोकेशन नहीं हो सकता। इसीलिए आप देखो कमल का सिंबल है, हाथ का है, झाड़ू का है, साइकिल का है, एक्सिस है, सॉ है, लेकिन एनिमल्स का सिंबल एलोकेशन नहीं है एक्सेप्ट फॉर लायन एंड एलिफेंट। कारण एलिफेंट किसका है? बीएसपी का, क्योंकि ये कहीं ना कहीं नेशनल एनिमल्स की कैटेगरी में है, ये कंजर्व्ड प्रिजर्व्ड एनिमल्स की कैटेगरी में है। लाइन और एनिमल के अलावा आप किसी भी एनिमल का सिंबल नहीं दे सकते हो। यहां आएगा डिस्प्यूट में ये क्लॉज जो आपने मेरे को भी बताया। ठीक है, इसको ऐड करो। इस तरह से हम डिबेट करके डिस्कस करके चीजों को फर्निश करेंगे। ठीक है, एनी मोर एडिशंस? हाँ, तो सेम सिंबल हो सकता है बिल्कुल। नेशनल लेवल पार्टीज का कभी भी सेम सिंबल नहीं हो सकता, लेकिन दो अलग अलग स्टेट में स्टेट लेवल पार्टीज है तो उनका सिंबल सेम हो सकता है। उसमें कोई भी डिस्प्यूट्स अराइज नहीं होंगे, क्योंकि जब वो नेशनल लेवल पे जाएंगे तब जाके वो ईवीएम मशीन में क्लैश करेगा। लेकिन अगर स्टेट लेवल पे तो ईवीएम मशीन में क्लैश नहीं करता है, अगर वो दो अलग अलग स्टेट से है तो। वेरी गुड पॉइंट। नेक्स्ट, और कुछ एडिशंस? वेरी गुड। तो हाँ, मेजोरिटी के बेस पे, जिसके साथ में मेजोरिटी ज्यादा खड़ी हुई है। ठीक है, तो कल के लिए हमारे पास में टॉपिक है जो आपको ग्रुप पे दे दिया गया है। इन दो टॉपिक्स को फिर से प्रिपेयर करें, सेम टाइम एंड विद इन 20 मिनट्स विल डिस्कस इट। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।